नमस्कार, मैं हूं शेफाली शर्मा और स्वागत करती हूं आपका हमारे इस हेल्थ बेस्ड प्रोग्राम में जिसका नाम है हेल्थ मैक्स। हेल्थ मैक्स डॉक्टर राघव ग्रुप का क्लिनिक है और इस क्लिनिक के सहयोग से हमारा उद्देश्य आप सब तक हेल्थ मैक्स की सुविधाओं को पहुंचाना है। हेल्थ मैक्स करीब 30 वर्षों से देश विदेश में अपने लाभ पहुंचा रहा है अपनी रिसर्च के द्वारा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे न्यूरोपैथी की, यानी कि हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हेल्थ मैक्स के डॉक्टर हिमांशु सिंह। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू जी डॉक्टर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि न्यूरोपैथी आखिर होता क्या है? देखिए, न्यूरोपैथी की अगर जहाँ तक हम बात करते हैं, न्यूरोपैथी का मतलब होता है नर्व का डैमेज हो जाना, उसको कहा जाता है न्यूरोपैथी। नर्व का डैमेज कहीं पे भी क्रिएट हो सकता है, आइदर वो डायबिटीज से भी क्रिएट हो सकता है या फिर कहीं पे नर्व कंप्रेशन हो गया, जैसे L4 L5 में जब डिस्क स्लिप हो जाती है, हर्निएशन ऑफ डिस्क के अंदर जनरली नर्व रूट्स के ऊपर कंप्रेशन बन जाता है। जो अगर सिंगल नर्व रूट पे कंप्रेशन है और जहाँ जहाँ तक वो नर्व जा रही है वहाँ तक नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, इस तरह की कंडीशन, पेन, वो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। तो जब, क्योंकि नर्व 3 काम करती है, अगर हम बात करें तो टेम्परेचर, टच और पेन। जब भी नर्व के ऊपर कोई भी तरीके का कंप्रेशन क्रिएट होगा या फिर उस पर कोई भी तरीके का आघात या डैमेज क्रिएट होगा तो वो डेफिनेटली एक कंडीशन क्रिएट करती है जिसको हम कहते हैं सुन्नपन, और सुन्नपन को कहा जाता है न्यूरोपैथी। जी, आपने जैसे कि हमें बताया कि न्यूरोपैथी क्या होता है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी इसके टाइप्स के बारे में। न्यूरोपैथी के प्रकार कितने हैं? देखिए, न्यूरोपैथी की अगर आम तौर पे बात करें तो 2 तरीके की होती है। एक होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एक जिसको मोटो सेंसरी न्यूरोपैथी भी कहते हैं। ऑटोनोमिक अगर न्यूरोपैथी की हम बात करें तो वो बाउल, ब्लैडर, यूरिन कितना करना है, कितना आना चाहिए, वो जितना भी नियंत्रण करती है, वो जो नर्व्स उस चीज़ का नियंत्रण करती हैं। खाना कितना डाइजेस्ट होना चाहिए, किस तरह से डाइजेस्ट होना चाहिए, हमारी ऑर्गन किस तरह से वर्क करेंगी, बाउल और ब्लैडर की जितने भी नियंत्रण है, चाहे वो स्टूल का निकलना है, चाहे वो यूरिन का निकलना है, उन सब को जो नियंत्रण करता है, उन नर्व्स के पूरे बंडल को कह लीजिए या उस एरिया को कह लीजिए, बाउल और ब्लैडर के, उनको कहा जाता है। उनसे संबंधित कोई भी अगर सुन्नपन आएगा या कोई भी उसमें उन नर्व्स में डैमेज आएगा तो उसको कहा जाएगा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में यही होएगा कि यूरिन कई लोगों का बिल्कुल बंद हो जाता है या यूरिन का अर्ज, तो यूरिन बंद कंप्लीटली नहीं होगा, तो उसमें ये होगा कि यूरिन का अर्ज तो आई मगर पेशेंट यूरिनेट नहीं कर पा रहा, सेल्फ यूरिनेशन नहीं हो रहा, तो उसको कैंडम कैथेटर का यूज़ करते हैं। या कईयों का बिलो दी बेली जो है, ना ही स्टूल ना ही यूरिन, इनका आभास बिल्कुल नहीं रहता, तो उन कंडीशन में उनका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है या खराब हुआ है। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब भी खराब होगा तो उस बीमारी को कहा जाएगा ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, जो एक और टाइप है उसका। पेरिफेरल न्यूरोपैथी आम तौर पे 2 ही कंडीशंस में आती है। या तो किसी को डायबिटीज़ है जिसमें कि शुगर जब बढ़ती है डायबिटीज़ के अंदर तो वो शुगर के क्रिस्टल्स, छोटे छोटे दाने ब्लड वेसल से निकल के नसों पे चिपक जाते हैं, नर्व्स पे, जो सिग्नल कैरी कर रही है। नसें ब्लड नहीं कैरी करती, नसें सिग्नल कैरी करती हैं कि अब आपने हाथ उठाना है, अब अपने पैर उठाना है, अब मैंने चलना है। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन हो रहा है ब्रेन से लेके आपके पैरों तक का, वो नर्व कैरी कर रही है उस केमिकल को। तो वो नर्व के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का क्रिस्टल जमना शुरू होता है, जैसे शुगर के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में शुगर क्रिस्टल बने, वो क्यों बने? क्योंकि शुगर अनकंट्रोल्ड रह रही है, पेशेंट कंट्रोल नहीं कर रहा। तो अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो क्रिस्टल्स कभी नहीं बनेंगे। कोई भी चीज़ अगर शरीर में जमेगी तो वो तब जमेगी जब उसका अबेंडेंस में हो, वो ज़्यादा बनने लगे, मतलब शुगर ज़्यादा हो रही है ब्लड के अंदर, कंट्रोल नहीं हो रही, वो ब्लड वेसल से निकल के नसों पे चिपकेगी, नसों पे चिपक के न्यूरोपैथी क्रिएट करेगी, सुन्नपन क्रिएट करेगी। वो सुन्नपन लोगों को हाथों पे भी होने लग जाता है और पैरों में भी होने लग जाता है। हाँ, जो हाथों पैरों की कंडीशन न्यूरोपैथी की डेवलप होती है, अगर वो इस कारण से बनती है, डायबिटीज़ किसी को हो, तो उसको कहा जाता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, मगर वो एक तरीके का पेरिफेरल न्यूरोपैथी ही है। और अगर पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक और कंडीशन में तब होती है जब डिस्क स्लिप हो जाए या हर्निएशन ऑफ डिस्क कह लीजिए, आम भाषा में कहते हैं कि खिसक जाना, मनका का खिसकना लोग बोल देते हैं, मनका नहीं खिसकता, उसमें डिस्क एक पैडी सब्सटेंस होता है, जेली बेस्ड, इंटरनली शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है स्पाइन में, वो खिसक जाना या कह लीजिए उनमें से फ्लूइड खिसकता है वैसे बेसिकली, तो वो कंप्रेशन अगर नर्व रूट पे कर देता है, तो अगर जहां जहां वो नर्व जा रही थी, अगर पैरों तक जा रही थी तो सुन्नपन पैरों में शुरू होगा। अगर वो नर्व दोनों को कंट्रोल कर रही है, पैरों को भी हाथों को भी, तो दोनों तरफ जो है, हाथों और पैरों, जनरली सर्वाइकल में अगर हर्निएशन ऑफ डिस्क होती है तो उस कंडीशन में हाथों के अंदर भी सुन्नपन आ जाता है, टिप्स पर जनरली,
ग्रिपिंग पे भी, और पैरों में सुनपन आ जाता है। मगर इन दोनों में अगर हम बात करें वर्स्ट केस सिनारियो की, तो वर्स्ट केस सिनारियो डायबिटीज़ में रहता है, क्योंकि उसके अंदर गैंग्रीन सेट इन हो सकता है। अगर आपको पता नहीं है कि भाई पैर के नीचे क्या है, सुनपन ज़्यादा है, और कोई नोकीली चीज़ में पैर रख दे और चोट लग जाए, तो वो हील नहीं होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन भी हैम्पर हो रहा है न्यूरोपैथी के साथ। जहाँ पे नर्व सप्लाई प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ ब्लड सप्लाई भी प्रॉपर डेफिनेटली नहीं होगी, और लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे होगा, या शुगर, अगर ब्लड सर्कुलेशन है भी तो वो क्रिस्टल जमाए जा रहा है पैरों में, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, नर्व भी रप्चर होंगी और गैंग्रीन भी बन जाएगा, जिससे कि पैर सड़ सकता है। तो उसमें पैर काटे जाते हैं, एम्प्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है, या उंगली हाथों की काटी जाती है, तो वो कंडीशन बन जाती है। तो जनरली दो तरह के न्यूरोपैथी की हम बात बता रहा था मैं आपको, एक ऑटोनोमिक और एक पेरीफेरल। तो इस तरह से दो टाइप रहते हैं न्यूरोपैथी के। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में। देखिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी जनरली जो होती है वो डायबिटीज़ से क्रिएट हुई हुई न्यूरोपैथी है, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया जी। उसके अंदर क्या होता है कि सुनपन डेवलप हो जाता है। वो सुनपन इस तरह का होता है कि पेशेंट को टिंगलिंग सेंसेशन हाथों में होती है, जैसे चींटियां चल रही हैं, कई लोगों को पैरों में भी होती हैं, कई लोगों को ठंडा गर्म लगने लगता है पैरों में, कि बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है पैरों से, जलन हो रही है, वो कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरह की कंडीशन जब भी क्रिएट होएगी और शुगर रहेगा, तो शुगर क्रिस्टल्स जो है नसों पे चिपकेंगे, और वो नसों के चिपकने की वजह से सिग्नल जो चल रहे थे ब्रेन से पैरों तक जाने के लिए, वो हैम्पर होंगे, रुकेंगे, और जब वो रुकेंगे तो क्या होगा, सुनपन क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह का सुनपन जो भी बनता है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी से बनता है, जिसमें कि अगर गैंग्रीन हो जाए तो आपको एम्प्यूटेशन का कंडीशन पे पहुंचा देता है। तो उसमें यही है कि उन्हीं लोगों में होता है जिन लोगों का शुगर 180 से अबव रहे, क्योंकि जब भी शुगर हमारा 180 से ऊपर रहेगा तो डेफिनेट ये है कि वो अलग अलग ऑर्गनों पे असर करेगा, और जब वो अलग अलग ऑर्गन्स में असर करेगा तो डेफिनेटली वो न्यूरोपैथी, जो सबसे पहला अगर शुगर का अफेक्ट होता है वो नर्व्स पे ही होता है, चाहे वो आईसाइट की नर्व हो जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, रेटिनोपैथी क्रिएट करे, या फिर वो आपके पैरों पे या हाथों पे सुनपन क्रिएट करे। तो वो कंडीशन को कहते हैं हम डायबिटिक न्यूरोपैथी, जो डायबिटीज से क्रिएट हुई हुई नर्व डैमेज है। डॉक्टर, जैसा कि आपने हमें बताया कि न्यूरोपैथी क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि न्यूरोपैथी होने के कारण क्या है। देखिए, न्यूरोपैथी जनरली अगर हम बात करें पेरीफेरल न्यूरोपैथी की, तो मैंने आपको बताया 2 कॉजेज हो सकते हैं उसके। अल्टीमेटली अगर हम बात करें कंप्लीट न्यूरोपैथी की, जिसमें सुनपन हो गया, दोनों टांगें सुन्न हो गई, पैराप्लेजिया की कंडीशन डेवलप हो गई, वो कंडीशन जनरली होती है ट्रॉमा में, किसी को चोट लगी, बैकबोन में चोट लगी, स्पाइन इंजरी हो गई जिसमें कि नर्व डैमेज हो गई, या कंप्लीटली कह सकते हैं कट ऑफ हो गई, तो उसमें क्या होगा कि आपको दोनों तरह की न्यूरोपैथी हो जाएगी। वो कारण बन जाएगा कि चोट लगी किसी को, और दोनों तरह की न्यूरोपैथी, पेरीफेरल न्यूरोपैथी जिसमें कि दोनों पैरों में सुनपन बन गया, मतलब कंप्लीटली, और साथ में ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो जाती है, जिसमें ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के अंदर क्या हुआ, बाउल और ब्लैडर की आपको आभास ना होना, पता नहीं कब आएगा, आता तो है वो, बट वो अर्ज नहीं होती तो वो निकलता नहीं है, निकलेगा नहीं तो उसमें कंडोम कैथेटर यूरिन के लिए और स्टूल के लिए एनीमा देना पड़ता है पेशेंट्स को, तो वो एक कंडीशन बन जाती है। इसके अलावा अगर हम कारण की बात करें तो डायबिटीज़ एक कारण है न्यूरोपैथी बनने का, पेरीफेरल न्यूरोपैथी बनने का, जिसमें कि हाथों और पैरों की न्यूरोपैथी, एक्सट्रीमिटीज़ की बॉडी की न्यूरोपैथी जो बनती है वो एक कारण बन जाता है। इसके अलावा स्लिप डिस्क, जिनको लोगों को भी हर्निएशन ऑफ डिस्क होती है, डिस्क की जो जेली सब्सटेंस निकलता है और नस को दबाता है, सिंगल नर्व फाइबर को या फिर एक शियाटिका को या फिर अलग डबल मल्टीपल या स्पाइनल कॉर्ड को ही कंप्लीटली कंप्रेस करे, तो उस कंडीशन के अंदर भी डेफिनेटली इस तरह की कंडीशन बन जाती है। डिपेंड करता है वो जो हर्निएशन ऑफ डिस्क थी वो किधर हुई, सर्वाइकल में हुई तो हाथों पैरों में सुनपन बनता है, अगर वो थोरेसिस में हुई तो पैरों में ही जनरली बनता है, लंबर में भी ज़्यादातर चांसेस में पैरों में ही सुनपन डेवलप होता है। तो ये कॉजेज रहते हैं, 3 प्रमुख कारण है, इंजरी, डायबिटीज़ या स्लिप डिस्क, जिनकी वजह से न्यूरोपैथी अमूमन होती है लोगों को। जी, अब मैं आपसे इसके सिम्टम्स के बारे में पूछना चाहूँगी कि न्यूरोपैथी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है कि न्यूरोपैथी है, किसी को सुनपन है, तो सुनपन का सबसे बड़ा सिम्टम यही होगा कि सुनपन हो जाता है उसे, उंगली पैरों में, कई लोगों को अलग अलग तरह का फीलिंग रहता है। अगर मान लीजिए हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें तो उस पेशेंट को क्या होता है कि पैरों के नीचे गद्दे जैसा फीलिंग आ जाता है, कि पैर जैसे वो नंगे पैर चलता है अगर कहीं भी अमूमन, तो वो देखता है कि ऐसा लगता है उसको, फीलिंग ये रहता है कि पैरों में गद्दे, जैसे ज़मीन पे किसी ने गद्दे रखे हुए हैं और वो चलता जा रहा है उन पे। इसके अलावा एक और चीज़ लगती है, उनको जलन होती है पैरों में, गर्म या सर्द, कई लोगों को ठंड लगती रहती है पैरों में, ज़्यादातर लोगों को क्या होता है गर्मी की सेंसेशन होती है कि बहुत ज़्यादा जैसे आग निकल रही है टांगों से, वो एक सिम्टम रहता है। इसके अलावा अगर हम तीसरे सिम्टम की बात करें
तो उन लोगों को आभास नहीं रहता, किसी नोकीली चीज़ पे पैर रख दिया या चलते चलते चप्पल उतर गई। ये कंडीशन जब डेवलप होती है वो भी डायबिटिक न्यूरोपैथी में ही होती है। अमूमन सुनपनों में भी होती है, पर ज़्यादातर देखा जाता है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के केसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू स्लिप डिस्क से बने हुए न्यूरोपैथी के, तो वो ज़्यादा देखे जाते हैं। तो ये कुछ 3-4 कारण है, प्लस कोई ठंडा गर्म का आभास भी कम हो जाता है उनका, कि आप मान लीजिए गर्म पानी उन पर डाल रहे हैं तो उनको कम रहता है। इनके अलावा सिम्टम्स की तो जनरल सिम्टम्स और कुछ नहीं होते। टिंगलिंग सेंसेशन जिसे कहते हैं चींटियाँ चलती हैं, वो एक कंडीशन और बनती है उनके अंदर, बट वो अर्ली स्टेजेस में बनती है। पहले आपको चींटियों का आभास होता है कुछ लोगों को, और उसके बाद कंप्लीटली नमनेस का आभास होता है कि सुनपन बन जाए। जनरली इसी तरह का पैटर्न चलता है उनको, और साइन और सिम्टम्स यही कुछ 4-5 हैं। जी डॉक्टर, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कितना हार्मफुल होता है किसी के भी लिए, किसी को अगर पता चलता है कि उनको न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है तो ये कितना हार्मफुल है? देखिए, हार्मफुल न्यूरोपैथी बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी की, हाथ पैरों के सुनपन की अगर हम बात करें, उसमें डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी न्यूरोपैथी हुई है, लोगों को सुनपन होता है, उनमें आप मान के चलिए अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो 55,000 टांगे हर ईयर कट रही हैं। और क्योंकि उसका कारण यही है कि आभास नहीं रहता, या कई लोगों को कोई कीड़े ने काटा, किसी ने कुछ नुकीली चीज़ पे पैर रखा, वो घाव उसको फील नहीं आता, उसको फीलिंग नहीं आती कि भाई मेरे को ये घाव हुआ है, इसके ऊपर मैंने बैंडेजिंग करनी है या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एंटीबायोटिक्स लेने हैं, जो भी दवाई लेनी है उसको ठीक करने के लिए, वो नहीं लेता क्योंकि उसको लगता है कि ठीक है। और जब कोई देखता है कि धीरे धीरे वो घाव ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि शुगर भी कंट्रोल नहीं कर रहा है वो, और वो घाव जब ठीक नहीं होता लंबे ड्यूरेशन तक, तो वो धीरे धीरे गैंग्रीन, पस पड़ने लगती है, और पस फॉर्मेशन से गैस गैंग्रीन एक कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिस कंडीशन को अगर हील नहीं किया जाए समय रहते तो डेफिनेटली एम्पुटेशन हो ही जाती है। और डायबिटीज़ के चलते जितनी ज़्यादा टांगे या उंगलियां हाथ की पैर की कट रही हैं, उनका कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि होता क्या है जनरली हमारे इंडिया में तो ये है कि हम कंट्रोल नहीं करते, क्योंकि जीभ पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता लोगों का। जितने लोग परहेज कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर बीमारी में कुछ परहेज, कुछ समय तक परहेज करना बहुत ज़रूरी है। तो वो अगर परहेज हम नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में शुगर बढ़ती है, और शुगर बढ़ती है तो डेफिनेटली वो नर्व्स पे असर करेगी और न्यूरोपैथी क्रिएट करेगी। और जब न्यूरोपैथी क्रिएट होती है तो इस तरह की समस्या पैदा होती है, जिसके अंदर एम्पुटेशन होने की गुंजाइश बन जाती है। डॉक्टर हिमांशु, जैसे कि हम बात कर रहे हैं न्यूरोपैथी की, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि किस तरह के ट्रीटमेंट या किस तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं? देखिए, टेस्ट की बात जहाँ तक है तो एग्जामिनेशन में एक लौता एग्जामिनेशन जनरली जो ज़्यादातर लोग करवाते हैं न्यूरोपैथी के लिए, वो रहता है आपका नर्व कंडक्शन स्टडी, जिसमें कि नर्व्स के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगाकर चेक किया जाता है कि किधर नर्व का सिग्नल मिसिंग है या फिर कम हो रहा है, या जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम है, फ्रिक्वेंसी कम है। तो वो एक टेस्ट है जो कि कराई जा सकती है। इसके अलावा बोन स्टडी भी एक टेस्ट है, बट उससे इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है और वो रेडिली अवेलेबल भी नहीं है। तो मेन जो यहाँ पे रहता है, जो टेस्ट कराया जा सकता है, वो है आपके नर्व कंडक्शन स्टडी का, जिसमें कि न्यूरोपैथी का। अगर हम बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी की, तो उसमें तो हमें पता है कि डायबिटीज़ की वजह से हो रहा है, तो जनरल डायबिटीज़ के टेस्ट कराने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर स्लिप डिस्क है तो इसके अंदर MRIs करानी पड़ेंगे, हमें डिस्क की देखना पड़ेगा कहाँ कंप्रेशन बना हुआ है, वो किस नर्व को दबा रहा है। आप ये तो नहीं पता लगा पाते उस केस के अंदर कि कौन सी नर्व अफेक्टेड है, बट हाँ इतना ज़रूर लगा सकते हैं कि नर्व रूट पे उसका कंप्रेशन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो कुछ 2-3 टेस्ट है, मगर प्रमुख टेस्ट जो है नर्व कंडक्शन स्टडी का ही है इसमें। जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि न्यूरोपैथी का आखिर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, न्यूरोपैथी का अगर हम बात करें पेरिफेरल न्यूरोपैथी की, तो अगेन उसमें 2 तरह की न्यूरोपैथी की बात होएगी। हर्निएशन या डिस्क स्लिप होने की वजह से न्यूरोपैथी बनी है, या फिर डायबिटीज़ की वजह से बनी है, या फिर अगर हम तीसरी टाइप बोलें तो किसी को ट्रॉमा, इंजरी होने से न्यूरोपैथी बनी है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी का, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है, एलोपैथी में अगर हम बात करें तो उनके पास कोई दवाई नहीं है, चाहे वो हम डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करें या दूसरी तरह किसी भी न्यूरोपैथी की बात करें। उनमें जो दवाइयाँ न्यूरोपैथी के लिए दी जाती हैं आमतौर पर, वो दी जाती हैं सिर्फ और सिर्फ नर्व्स को स्ट्रेंथनिंग करने की, नसों को ताकत देने की। मगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नसों के ऊपर शुगर क्रिस्टल बन गया या नसों पर जो डैमेज हुआ है, उस डैमेज को कौन रिपेयर करेगा? हम ठीक है, हम स्ट्रेंथनिंग तो दे देंगे, मगर हम डैमेज को तो रिपेयर नहीं कर पा रहे, न्यूरोपैथी जिसकी वजह से हुई। तो इसके लिए हेल्थ मैक्स क्लिनिक ने काफ़ी रिसर्च के बाद एक प्रोडक्ट लाए हैं, वो
काफ़ी साल हो गए उस प्रोडक्ट को भी, ऐसा नहीं है कि आजकल का ही है, 10 ईयर्स हो चुके हैं लगभग। तो अगर डायबिटीज़ के अंदर जिनको न्यूरोपैथी रहता है तो डायबेट्रॉन प्लस एक मॉडल है हमारा, जिसके अंदर की इलेक्ट्रिक वेव्स रहती हैं जो कि नर्व के ऊपर जमे हुए शुगर क्रिस्टल्स को अपनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के थ्रू, इलेक्ट्रिक वेव्स के थ्रू उन क्रिस्टल्स को जो रप्चर ना हो उनको धीरे धीरे श्रग ऑफ करते हैं, हटाते हैं वहाँ से। हटाने के बाद वो ब्लड के अंदर मिक्स करके यूरिन के थ्रू इरेडिकेट हो जाते हैं, बॉडी एज अ फ्यूल एनर्जी उनको यूज्ड अप कर लेती है। इस तरह से वो काम करता है। और प्लस इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है न्यूरोपैथी का। मेरे हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट कहूँ तो डायबेट्रॉन प्लस अगर लें वो, तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो शुगर क्रिस्टल मेल्ट डाउन होकर और निकल जाएंगे। नहीं तो अगर हम बात करें मेडिसिन से, तो मेडिसिन से स्ट्रेंथनिंग तो मिली, मगर जो शुगर क्रिस्टल जमे हुए थे उनको हटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं तो वो डेफिनेटली डायबेट्रॉन प्लस रहेगा इस केस के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी की स्लिप डिस्क के केस में, तो उनमें हमारे पास नर्वोट्रोन नाम की एक मशीन रहती है, वो देते हैं हम पेशेंट्स को। वो मशीन क्या करती है कि अगर वो हर्निएशन की वजह से है तो डेफिनेटली रिजुविनेशन शुरू करती है, इलेक्ट्रिक वेव्स डालती है। वहाँ पे जो जेली लाइक सब्सटेंस आपके इंटरवर्टिब्रल डिस्क से निकला हुआ है उसको रिबाइंड करती है, वापस रिपेयर करती है उस डैमेज को। जो स्लिटिंग है या स्प्लिट हो गई है या रप्चर हो गई है, रप्चर को रिपेयर करती है अपनी इलेक्ट्रिक वेव से, और कंप्रेशन को रिलीज आउट करती है वहाँ से, नर्व्स को हटाती है ताकि नर्व ड्राई आउट भी ना हो। लंबे समय तक अगर नर्व दबी रहेगी तो डेफिनेटली सिग्नल की कमी के कारण वो रप्चर अपने आप ही हो जाएगी, डैमेज उसमें कंप्लीट डैमेज भी हो जाएगा। तो वो एक कंडीशन है जिसको नर्वोट्रोन नाम की मशीन ठीक करती है। प्लस किसी को इंजरी है, ट्रॉमा है, उस केस में भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट्स हमने देखी हैं इस नर्वोट्रोन मशीन के द्वारा। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ट्रीटमेंट अगर हम बात करें डायबिटिक न्यूरोपैथी के अलावा वाली न्यूरोपैथियों का, तो वो नर्वोट्रोन मशीन से है। अगर किसी को डायबिटिक होने के बाद जो है न्यूरोपैथी डेवलप हुई है, तो उस केस के अंदर डायबेट्रॉन प्लस वो यूज़ कर सकता है। दर्शकों, अगर आप भी नर्वोट्रॉन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं हेल्थ मैक्स क्लिनिक में, जिसके नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि न्यूरोपैथी के पेशेंट को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। इस बीमारी के अंदर सावधानियां भी बहुत ज़रूरी रहती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको पहले भी कि गैंग्रीन जो डायबिटिक न्यूरोपैथी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या फिर किसी भी न्यूरोपैथी के अंदर अगर कोई घाव हो जाता है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता, और वो गैंग्रीन ना बने उनके लिए भी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आदमी को करना क्या चाहिए? एक तो मालिश नहीं करानी चाहिए इनमें। कई लोग क्या करते हैं, पंचकर्मा या दूसरे कर्म या मालिश ये सब करवाते हैं, तो इनमें ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगर नर्व्स के ऊपर, आपके नर्व्स के ऊपर ऑलरेडी शुगर के क्रिस्टल जमा हुए हैं, आप उन पर मालिश करोगे तो क्या अल्टीमेटली ये होगा कि नर्व स्नैप कर जाएगी, टूट भी सकती है, रप्चर हो सकती है, और रप्चर हो गई तो वो रिपेयर भी नहीं हो सकती, ना ही नर्वोट्रोन से, ना ही किसी और ट्रोन से, तो और ना ही किसी मेडिसिन से। तो रप्चर होने से बचाने के लिए डेफिनेट ये ज़रूरी है, सबसे बड़ा प्रिकॉशन यही है। के अंदर मेन जो हमने प्रिकॉशन लेना है वो यही है कि अगर हमें उनसे बचना है तो ये देखना है कि हमने जूते पहन के रखने हैं, एक तो वो, क्योंकि ताकि पैरों के नीचे अगर नुकीली कोई चीज़ आ जाए तो हमें पता रहे। तो हमेशा लोगों को चप्पलें जो भी पहनते हैं या स्लीपर्स पहनते हैं या बाथरूम स्लीपर्स पहनते हैं उनको अवॉइड करना है। पेशेंट को हमेशा एक कवर्ड अपने पैरों को रखना है। प्लस सेकेंडली एक और भी चीज़ है, क्योंकि अगर आप नंगे पैर गए, यूरिनेशन किसी ने किया और जो भी छींटे आ गई, तो चींटी ने काट लिया या किसी कीड़े ने काट लिया मीठा होने की वजह से,